हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आमोद। आइए हम लोग देखते हैं कुछ चर्चित खबरें। पहली खबर है, सोनजल 2022 महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की 74वीं वर्षगांठ मनाई गई। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप लॉन्च किया। G20 शेरपा बैठक राजस्थान में आयोजित की गई। भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मिस्र के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया है। ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे रिपोर्ट 2022 जारी की गई। भारत ऑस्ट्रेलिया सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास आस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन राजस्थान में किया गया। आइए हम लोग इन्हीं खबरों को विस्तार से देखते हैं। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर है, सोनजल 2022 महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। आइए हम लोग इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के कश्मीर विश्वविद्यालय में वार्षिक युवा महोत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किया। यानी वार्षिक युवा महोत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किसने किया है? वार्षिक युवा महोत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा किसने? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। कहाँ पर? श्रीनगर के कश्मीर विश्वविद्यालय में। कहाँ पर? श्रीनगर के कश्मीर विश्वविद्यालय में। यानी वार्षिक युवा महोत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया, श्रीनगर के कश्मीर विश्वविद्यालय में। यह 23 से 30 नवंबर 2022 तक आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन कब तक किया जाएगा? 23 से 30 नवंबर 2022 तक किया जाएगा। सोनजल वार्षिक उत्सव युवा कलाकारों के लिए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का एक बड़ा अवसर है। उन्हें एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने के लिए आवश्यक मंच प्रदान करता है। और सोनजल का अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? इंद्रधनुष, जो आशा, प्रेरणा और सौभाग्य का प्रतीक है। यानी सोनजल का अर्थ है इंद्रधनुष। क्या अर्थ है? इंद्रधनुष अर्थ है जो आशा, प्रेरणा और सौभाग्य का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए एक इंद्रधनुष तब आता है जब उनके पास व्यक्तिगत विकास, स्वतंत्र सोच और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए अपने स्वयं के छिपे हुए खजानों की खोज करने का अवसर होता है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को छात्रों को मल्टी अचीवर बनाने के लिए स्वतंत्रता, रचनात्मकता और जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। कश्मीर विश्वविद्यालय उत्कृष्टता के केंद्र में तब्दील हो गया और वैज्ञानिक अनुसंधान, नए विचारों और ज्ञान को बढ़ावा दे रहा है और शैक्षिक परिदृश्य के मूलभूत पहलुओं में दुनिया भर में तेज़ी से बदलाव के लिए अनुकूल है। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को मनाया गया। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। प्रतिवर्ष 25 नवंबर को, कब? 25 नवंबर को महिलाओं पर होने वाली हिंसा को रोकने के लिए विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया गया। यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? महिलाओं पर होने वाली हिंसा को रोकने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस क्यों मनाया जाता है? महिलाओं पर होने वाली हिंसा को रोकने के लिए मनाया जाता है और यह 25 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकना और महिलाओं को उनके बुनियादी मानवाधिकारों एवं लैंगिक समानता के विषय में जागरूक करना है। महिला अधिकार कार्यकर्ता द्वारा वर्ष 1881 से प्रतिवर्ष 25 नवंबर को लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ लड़ने के लिए इस दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस का आयोजन कब से किया जाता है? महिला अधिकार कार्यकर्ता द्वारा वर्ष 1881 से प्रतिवर्ष 25 नवंबर को लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ लड़ने के लिए इस दिवस का आयोजन किया जाता है। और 7 फरवरी 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने
एक संकल्प पारित किया जिसमें 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में नामित किया गया। यानी 7 फरवरी 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प पारित किया जिसमें 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में नामित किया। इस दिवस का आयोजन मीराबाई बहनों या डोमिनियन गणराज्य की 3 राजनीतिक कार्यकर्ता थीं के सम्मान में किया जाता है, जिन्हें वर्ष 1960 में देश के शासक राफेल टूजिलो के आदेश पर बेरहमी से मार दिया गया था। भारत में लैंगिक समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान में निहित है। साथ ही महिलाओं के लिंग आधार पर भेदभाव नहीं किए जाने का अनुच्छेद 15 और विधि के समक्ष समान संरक्षण अनुच्छेद 14 का मूल अधिकार प्राप्त है। यानी भारत में लैंगिक समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान में भी निहित है। अनुच्छेद 15 में है महिलाओं को लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किए जाने का अधिकार, और अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समान संरक्षण का मूल अधिकार प्राप्त है। महिला सशक्तिकरण से संबंधित प्रमुख सरकारी योजनाएं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना। महिला सशक्तिकरण से सरकार की कुछ योजनाएं हैं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की 74वीं वर्षगांठ मनाई गई। आइए हम लोग इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की 74वीं वर्षगांठ मनाई गई। 74वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए रक्षा सचिव ने 26 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में पूरे एनसीसी की ओर से शहीद हुए नायकों को पुष्पांजलि अर्पित की। पिछले कुछ समय में सरकार द्वारा शुरू किए गए तमाम अभियानों में एनसीसी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जिसमें पुनीत सागर अभियान, एक भारत श्रेष्ठ भारत शिविर, स्वच्छ भारत अभियान, हर घर तिरंगा अभियान आज शामिल है। यानी पिछले कुछ समय से सरकार द्वारा शुरू किए गए अभियानों में भी एनसीसी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जिसमें पुनीत सागर अभियान है, एक भारत श्रेष्ठ भारत शिविर, स्वच्छ भारत अभियान, हर घर तिरंगा अभियान आज शामिल है। हाल ही के दिनों में 1 लाख से अधिक युवा कैडेटों को जोड़कर एनसीसी का विस्तार देश के तटीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में भी किया गया है। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी ने युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित है। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का गठन 1948 में एचएन कुंजरू समिति की सिफारिश पर किया गया था। यानी एनसीसी का गठन 1948 में एचएन कुंजरू समिति की सिफारिश पर किया गया था। इस संगठन का इतिहास ब्रिटिश युग के युवा संस्थानों जैसे यूनिवर्सिटी कॉर्प्स या यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में इससे सेना, नौसेना और वायुसेना के लगभग 14 लाख कैडेट शामिल हैं। एनसीसी जो है यह रक्षा मंत्रालय के दायरे में आता है और इसका नेतृत्व 3 स्टार यानी 3 सितारा सैन्य रैंक के महानिदेशक करते हैं। एनसीसी जो है कैडेटों ने हमेशा विभिन्न आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान राहत प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप लॉन्च किया है। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने, कौन सी बैंक है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई के सहयोग से भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐड लॉन्च किया है। यानी डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐड किसने लॉन्च किया है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है। क्या किसके सहयोग से? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई के सहयोग से भारत का पहला स्टिकर आधारित क्या है? या भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐड लॉन्च किया है। यानी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई के सहयोग से, किसके सहयोग से? एनपीसीआई के सहयोग से भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप लॉन्च किया है। यह स्टिकर जो है, यह स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड उपयोगकर्ता को नियर फील्ड
कम्युनिकेशन NFC सक्षम पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर स्टिकर को टैप करके लेन देन करने की अनुमति देता है। इसका उपयोग डेबिट कार्ड ले जाने की आवश्यकता के बिना दुकानों, रेस्तरां और अन्य स्थानों पर टैप करने और भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। फर्स्ट टैप को IDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को केंद्रित दृष्टिकोण के अनुरूप लॉन्च किया था। यह एक नियमित डेबिट कार्ड के आकार का 1/3 है। IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना तत्कालीन IFC बैंक के विलय के बाद की गई थी, जिसे प्रसिद्ध इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग संस्थान IDFC लिमिटेड और अग्रणी प्रौद्योगिकी NBFC कैपिटल फर्स्ट द्वारा प्रवर्तित किया गया था। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है G20 शेरपा बैठक राजस्थान में। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। राजस्थान का उदयपुर भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेज़बानी करेगा। यानी भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेज़बानी कौन करेगा? राजस्थान का उदयपुर शहर। यानी भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेज़बानी कौन करेगा? राजस्थान का उदयपुर शहर। शेरपा G20 समूह के सदस्य के नेताओं के व्यक्तिगत होते हैं। भारत 1 दिसंबर 2022 को औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। भारत एक मेज़बान राष्ट्र के रूप में नई दिल्ली में सितंबर 2023 में होने वाले G20 शिखर बैठक की अध्यक्षता भारतीय शेरपा अमिताभ कांत करेंगे। यानी भारत एक मेज़बान राष्ट्र के रूप में नई दिल्ली में सितंबर 2023 में होने वाली G20 शिखर बैठक की अध्यक्षता भारतीय शेरपा अमिताभ कांत करेंगे। G20 देशों के शीर्ष नेताओं की शिखर बैठक से पहले नेताओं के लिए एजेंडा तैयार करने के लिए कई बैठकें होती हैं। G20 प्रक्रिया का नेतृत्व सदस्य देशों के शेरपा करते हैं, जो नेताओं के निजी दूत होते हैं। शेरपा वर्ष के दौरान वार्ता की देखरेख करते हैं, शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा आइटम पर चर्चा करते हैं और G20 के मूल कार्य का समन्वय करते हैं। G20 या G20 समूह 19 देशों का एक बहुपक्षीय संगठन है, जो यूरोपीय संघ की स्थापना 1999 में हुई थी। भारत 1999 में इसकी स्थापना के बाद G20 का सदस्य रहा है। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मिस्र के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया है। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। भारत सरकार ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल-सीसी, कौन है मिस्र के राष्ट्रपति? अब्देल फताह अल-सीसी को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। वह भारत द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह की मेज़बानी करने वाले पहले मिस्र के नेता होंगे। भारत के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में किसी विदेशी देश के नेता को सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित करने की प्रथा है। गणतंत्र दिवस परेड के पहले मुख्य अतिथि 1950 में इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकार्नो थे। केवल एक बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बराक ओबामा 2015 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि और यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थी। यानी भारत सरकार ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल-सीसी को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। वह मिस्र के पहले नेता होंगे जो गणतंत्र दिवस में अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अगली खबर है ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा, किसके द्वारा? टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई इस साल की ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे रिपोर्ट 2022 में कुल 7 भारतीय संस्थानों को जगह मिली है। यानी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी किया गया। इसमें भारत के कुल सात संस्थानों को जगह मिली है। टॉप 100 में 3 भारतीय संस्थान शामिल हैं।
IIT दिल्ली 29वें स्थान पर है, यानी IIT दिल्ली 29वें स्थान पर है। उसके बाद IISc बेंगलोर 58वें स्थान पर है और IIT बॉम्बे 72वें स्थान पर है। यानी टॉप 100 में 3 भारतीय संस्थान कौन कौन से हैं? IIT दिल्ली जिसका 29वां स्थान है और IISc बेंगलोर जिसका 58वां स्थान है और IIT बॉम्बे 72वें स्थान पर है। और विश्व स्तर पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT जो है पिछले साल की तरह इस साल भी टॉप पर रही है। और MIT के बाद कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। यानी पहले स्थान पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है और दूसरे पर कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और तीसरे नंबर पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रही है। इन 3 संस्थानों ने लगातार दूसरी बार भी इसी क्रम में टॉप 3 रैंक हासिल की है। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चौथे नंबर पर है और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 5वें स्थान पर है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 8वें में से 6ठे स्थान पर पहुंच गई है। यानी इससे पहले जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 8वें स्थान पर थी, अब की बार 6ठे स्थान पर आ गई है। यानी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी किया गया और इसमें कुल 7 भारतीय संस्थानों की जगह मिली है। टॉप 100 में 3 भारतीय संस्थान, IIT दिल्ली 29वें स्थान पर है और IISc बेंगलोर 58वें स्थान पर है और IIT बॉम्बे 72वें स्थान पर है। और विश्व स्तर पर नंबर 1 पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहले स्थान पर, दूसरे पर कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और तीसरे पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास आस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन राजस्थान में किया गया। आइए हम लोग इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलियाई सेना के बीच द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास आस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। यानी आस्ट्रा हिंद 22 जो है या जो सैन्य अभ्यास है यह भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलियाई सेना के बीच आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा? राजस्थान के बीकानेर जिले में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जाएगा। आस्ट्रा हिंद श्रृंखला का यह पहला अभ्यास है। यानी आस्ट्रा हिंद श्रृंखला का यह पहला अभ्यास है जिसमें दोनों देशों की सेनाओं के सभी अंगों एवं सेवाओं की टुकड़ियां हिस्सा लेंगी। ऑस्ट्रेलिया की सेना में 2nd डिवीज़न की 13वीं ब्रिगेड के सैनिक अभ्यास स्थल पर पहुंच चुके हैं, जबकि भारतीय सेना का नेतृत्व डोगरा रेजिमेंट के सैनिक कर रहे हैं। आस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास प्रत्येक वर्ष भारत और ऑस्ट्रेलिया में बारी बारी से आयोजित किया जाएगा। द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान दोनों देशों के सैनिक संयुक्त योजना, संयुक्त सामरिक अभ्यास, विशेष हथियार के कौशल की मूल बातें साझा करने और शत्रुओं के लक्ष्य पर हमला करने जैसी विभिन्न गतिविधियों में शामिल होंगे। यानी आस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राजस्थान के बीकानेर जिले में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पर। किसके बीच यह होगा? भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलियाई सेना के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यह आस्ट्रा हिंद श्रृंखला का पहला अभ्यास है। आइए हम लोग सारी खबरों को एक बार से रिवाइज करते हैं। पहली खबर है, क्या थी? वार्षिक युवा महोत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किसने किया? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। कहाँ पर? श्रीनगर के कश्मीर विश्वविद्यालय में। वार्षिक युवा महोत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। कहाँ पर? श्रीनगर के कश्मीर विश्वविद्यालय में। और अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की 74वीं वर्षगांठ मनाई गई। IDFC फर्स्ट बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के सहयोग से भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप लॉन्च किया है। और G20 शेरपा की बैठक की मेज़बानी भारत के राजस्थान के उदयपुर शहर में की जाएगी। यानी भारत में पहली G20 शेरपा की बैठक की मेज़बानी राजस्थान का उदयपुर शहर करेगा।
और भारत सरकार ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए हैं। और टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई इस साल की ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे रिपोर्ट 2022 में कुल 7 भारतीय संस्थानों को जगह मिली है। तो टॉप 100 में 3 भारतीय संस्थान शामिल हैं। आईआईटी दिल्ली 29वें स्थान पर, आईआईएससी बेंगलोर 58वें स्थान पर, आईआईटी बॉम्बे 72वें स्थान पर, नंबर 1 पर है विश्व स्तर पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नंबर 1 पर, नंबर 2 पर कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नंबर 3 पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और आस्ट्रा हिंद 22 जो है एक सैन्य अभ्यास है, भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलियाई सेना के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में किया जाएगा। यह इस श्रृंखला का पहला अभ्यास है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।